हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दिया था, उसका एक लेक्चर हो गया था। आज दूसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में बहुत सी इंट्रोडक्शन की बातें जानी थी, बहुत सी बेसिक बातें जानी थी और कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाना था। जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी चार्ज की, 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ थी। उसमें क्या क्या थी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज, और तीसरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चौथी इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो ये सब हमने 4 बातें इसमें कल जानी थी और थोड़ा बहुत चार्ज की और प्रॉपर्टीज़ थी, उसका चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, यूनिट क्या होती है, ये सब हम जाना था। तो थोड़ा सा कल का एक बार रिकैप कर देते हैं। वो ये है कि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें हमने जाना था कि चार्ज एक सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व यानी कांस्टेंट रहता है। एक सिस्टम का जो चार्ज रहता है वो हमेशा जितना था उतना ही रहता है, यानी कि सिस्टम में जितना चार्ज हमने रख दिया वो हमेशा उतना ही रहेगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर केवल चार्ज ट्रांसफर कर सकता है, बदल नहीं सकता। मतलब अगर इसमें ओवरऑल इन दोनों का मिलाकर ओवरऑल कल 15 चार्ज आया था लास्ट लेक्चर में, तो हमेशा 15 ही रहेगा। वो अलग बात है कि हम यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो इसमें 2 की कमी आ जाएगी, उसमें 2 बढ़ जाएंगे। अगर हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घट जाएंगे, उधर बढ़ जाएंगे। तो यानी कि चार्ज केवल ट्रांसफर करता है, ओवरऑल सिस्टम का चार्ज हमेशा सेम रहता है। और एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो थी एडिशन ऑफ चार्ज, यानी कि हमें अगर कुछ चार्ज का एडिशन करना हो तो हम सिंपल अलजेब्रा फॉलो करते हुए उनका एडिशन कर देंगे। इसमें वेक्टर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में हम सिंपल अलजेब्रा से ही ऐड कर देते हैं। अगर वेक्टर होता तो हम वेक्टर अलजेब्रा यूज करते। ठीक है। तीसरा क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने जाना था कि एक चार्ज की वैल्यू या एक चार्ज की क्वांटिटी कितनी पॉसिबल है, कितनी हो सकती है। वो हम जाना था कि चार्ज की वैल्यू केवल ये हो सकती है, Q = ±NE, जहां पर n क्या है? n एक इंटीजर है, यानी कि चार्ज का फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज हमेशा किसी फिक्स इंटीजर वैल्यू के लिए ही ट्रांसफर कर सकता है। मतलब यहाँ से या तो +2 चार्ज, +3 चार्ज, ये इंटीजर हैं, यानी कि चार्ज हमेशा इंटीजर वैल्यू में ही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए चार्ज का जब ट्रांसफर होगा तो वो इन पैकेट्स के रूप में होगा जो कि इंटीजर वैल्यू रखते हैं। ये सीखा था हमने इसमें। चौथा हमने जाना था इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की जो वैल्यू है वह स्पीड की वजह से बदल नहीं सकती। अगर हम इस चार्ज को मोशन में लाएं, यानी कि उसके हम वेलोसिटी लाते हैं, उसके लिए हमसे फोर्स करके धकेल कर उसे मोशन में ले आए, तो भी उसकी वैल्यू जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। मान लो वो पहले 2 कूलम थी तो हमेशा 2 कूलम ही रहेगी, चाहे उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कुछ भी हो। लेकिन जो मास होता है वो मोशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से अपनी वैल्यू बदल सकता है। ये एक फॉर्मूला है जो कि बताता है कि मास की वैल्यू कितनी
बदलेगी वेलोसिटी की वजह से। ये एक फॉर्मूला है जो बताता है कि मास जो है, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम इसकी v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मान लो ये 1/2c हो जाएगी, ये हम सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इस वैल्यू में रखोगे तो इसकी वैल्यू आप देखोगे कि ऑल वैल्यू यहाँ पर 1 से कम वैल्यू आएगी, 1 से कम वैल्यू आएगी। और हम ये जानते हैं अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, यानी 1.1 हो जाए, 1.5 हो जाए, अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, देखो यहाँ पर अगर 1 से छोटा हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। कैसे? मान लो अगर मैं कहूँ कि ऊपर m0 है, नीचे इन सॉल्व करके या फिर कुछ सॉल्व करके कोई 1 से छोटी वैल्यू आ गई, मान लो 1.5 भी आ जाती है, तो एक्चुअल देखा जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर ऊपर 10 आ जाएगा, ऐसे पॉइंट हटेगा, ये 10 यहाँ पर आया, ये घूम कर ऊपर पहुँचेगा और ऊपर 10 चला गया, नीचे बचा आपका 5, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा जो मास है वो आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ m0। और m0 क्या है यहाँ पर, ये तो है ऑब्जर्व्ड मास, यानी कि जो आपको दिखाई पड़ेगा। और ये क्या था, मास एट रेस्ट पोजीशन, यानी कि मास को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका कितना मास था, तो ये उसका ऑब्जर्व्ड मास है जो फॉर्मूले से निकलेगा। ये उस बॉडी का मास एट रेस्ट पोजीशन है, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हम जानते हैं C डिनोट फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन सबको पुट करेंगे, ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, पर फिर भी बच्चों को सिखाने के लिए कि भाई मास किस तरह से वेरिएबल है। हालांकि इसका यूज थोड़ा बहुत आएगा, वो आपका वो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपके वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें आपको इस फॉर्मूले का लिए मिलेगा। जब आप वो पढ़ोगे साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़ोगे, साइक्लोट्रॉन में भी इसका यूज होगा। तो इससे ये दिखाता है कि जो मास है वह वेलोसिटी की वजह से बदल सकता है, लेकिन जो चार्ज है, हमारा चार्ज है, वो वेलोसिटी, खुद की वेलोसिटी या किसी दूसरे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की वजह से बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमने कल का जो था उसको आपको जल्दी जल्दी रिकैप कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिफिकेशन, और हम कह सकते हैं इसको मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी को हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं, यानी चार्जिंग प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इसके हमारे पास क्या मेथड है, पहला लिख लेते हैं। पहला मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम जानते हैं, अब ये हमारे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, अगर हमें इनको चार्ज करना है, इलेक्ट्रीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में रब करेंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे और वो चार्ज हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं बाय रबिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसमें क्या होता है कि
रबिंग करने से, रगड़ने से फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को एनर्जी देते हैं और एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं और वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड लिख लेते हैं, वो है इंडक्शन। दूसरा है इंडक्शन। ये तो आपको 11th में आपने खूब सुना होगा, इसलिए आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है। लेकिन इंडक्शन खुद में ही एक अपने आप में एक नया टर्म है आपके लिए। इंडक्शन को मैं पहले समझा देता हूँ आपको, फिर बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होता है। इंडक्शन, जब भी आप वर्ड सुनो, जब भी इंडक्शन वर्ड सुनो तो आप समझ लेना कि यहाँ पर एक बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से, एक बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरी बॉडी पर कुछ इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट कैसा होगा? अगर इसके पास पॉजिटिव इफेक्ट है तो इसके पास नेगेटिव इफेक्ट होगा। यानी कि एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पर कोई इफेक्ट होगा, उसके अंदर फोर्स लगेगा या फील्ड लगेगी, उसकी वजह से क्या होगा? वो अपने ऊपर एक उसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी धारण कर लेगा। ये समझ लो। अगर मान लो इस बॉडी के अंदर, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बॉडी के अंदर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी वजह से दूसरी बॉडी में करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये भी इंडक्शन है। मतलब एक बॉडी की प्रेजेंस की वजह से दूसरी बॉडी के अंदर कोई बदलाव आ जाना कहलाता है इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम पहले से ही एक बॉडी लगाएंगे जो चार्ज होगी। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है हमारे पास, चार्ज बॉडी है हमारे पास यहाँ पर, और दूसरी अनचार्ज बॉडी है। तो इस चार्ज बॉडी की वजह से इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, लेकिन इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा दूसरी वाली पर। पहली बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमारा इंडक्शन हो गया। ठीक है, अब किस तरह होता है? ये होता है कि जब ये बॉडी इसके पास आएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में घुले मिले थे, ऐसे इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से घुले मिले थे। जब ये बॉडी आएगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर रिपेल कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे। उस वजह से क्या होगा? रिपेल करने की वजह से प्रोटॉन्स उधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं आपको पूरा क्या होगा। It is the redistribution of charges due to presence of a charge। इसमें क्या हुआ? इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्जेस का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज कह दीजिए या ए चार्ज कह दीजिए। दूसरे किसी चार्ज की वजह से अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप्स जान लेते हैं कि कैसे करना है आपको। ये स्टेप 1, पहले क्या करना है आपको? एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के पास लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज बॉडी थी, इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर क्या करेंगे? स्टेप 2, यहाँ पर 2 स्टेप, सेकंड स्टेप। अब इस बॉडी को हम
अर्थ कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर अर्थ में चले जाएंगे और फिर हमारे पास दूसरी बॉडी पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ऐसे ये 3 स्टेप रहते हैं इंडक्शन प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा मेथड जो बहुत आसान है, वो है कंडक्शन। इसमें क्या था, इसमें एक कंडक्टिंग बॉडी को, यहां पर देखो, पहले यहां जानो, यहां पर हमने ये विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, इस काम विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। यहां पर जो भी काम हो रहा था वो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ था, यानी दोनों बॉडी आपस में टच नहीं कर रही थी, बस उन्होंने आपस में इन्फ्लुएंस, एक बॉडी की इन्फ्लुएंस किया, दूसरे को इफेक्ट हो गया, बस ये हुआ। यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 कंडक्टिंग बॉडी रहेंगी, दोनों ही बॉडी कंडक्टिंग रहेंगी, लेकिन ये 2 कंडक्टिंग बॉडीज के लिए ही पॉसिबल है कंडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, एक चार्ज बॉडी रहेगी, ये एक चार्ज बॉडी है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है ये। अब जब ये आपस में कांटेक्ट करेंगी, दोनों आपस में टच करेंगी, कांटेक्ट करेंगी, तब इस पे से कुछ चार्ज इधर फ्लो कर जाएगा इसके ऊपर, यहां पर फ्लो है चार्ज का, इससे इसके ऊपर फ्लो कर जाएगा। अब क्या होगा, कुछ चार्ज इसमें से इस पे पहुंच जाएगा और ये भी चार्ज बॉडी बन जाएगी। अब कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं, की पॉइंट्स। इसमें हमेशा जो चार्ज रहेगा, जो सेकंड बॉडी है ये वाली बी बॉडी, ये ए बॉडी, जो सेकंड बॉडी है बी, उसके ऊपर जो चार्ज बना है वो हमेशा इसके चार्ज से कम रहेगा। तो पहले तो क्या हो गया, यहां पर हम कह सकते हैं पहला पॉइंट हो गया कि चार्ज ऑन ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन चार्ज ऑन बी, या हम ये कह सकते हैं चार्ज ऑफ बी इज ऑलवेज लेसर देन चार्ज ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ये पेरेंटल बॉडी है जो चार्ज लेके आई अपने ऊपर, इसका चार्ज रहेगा वो कम रहेगा। और इनके कुछ टर्म्स भी हैं। टर्म्स क्या हैं, जो ये वाली बॉडी है इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, नहीं ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, ठीक है, कि इंड्यूस करने वाला है। और ये जो है ये कहलाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। दोनों के स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर है, वो देख लेना, इंड्यूस्ड चार्ज, यानी इस बॉडी को कहेंगे इंड्यूसिंग बॉडी, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड बॉडी, या इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, और इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड, ईडी लगा है, इंड्यूस्ड चार्ज। ये दोनों का नाम है, ये भी लिखा होगा भाई, अब जब किताब पढ़ोगे तो कभी आपको ये वर्ड पता चलेगा, कभी ये लिखा हुआ रहेगा, उस टाइम फील कर लेना कि ये किस चार्ज के बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है या इसके बारे में बात कर रहा है, ये इंड्यूसिंग है, ये इंड्यूस्ड है। ठीक है, दूसरा की पॉइंट क्या रहेगा आपका इसके रिगार्डिंग, इसमें क्या है कि जहां से जो चार्ज जितना लॉस हुआ है उतना इसके ऊपर गेन होगा। तो इसमें लिख सकता हूं मैं, लॉस ऑफ चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू गेन ऑफ चार्ज ऑफ बी बॉडी, यानी कि जितना चार्ज इससे लॉस हुआ है उतना ही दूसरी बॉडी गेन कर लेगी। ये इसका की पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर भी छोटे मोटे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको ये पॉसिबल है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं जो
स्टेटमेंट दी रहती है कि आप ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है, तो उसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए ये चीज़ें पता होनी जरूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, हमने ये जाना था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, इतनी बात हो गई थी। अब ये फोर्स कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या है, 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, कितनी वैल्यू है आखिरकार इस फोर्स की, या इस फोर्स को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये बताया कूलम्स ने। कूलम्स ने हमको बताया, एक फॉर्मूला दिया और बताया कि चार्ज की वजह से फोर्स बनता है वो कितना होता है। ठीक है, तो हमने जो फोर्स जो होता है, हम जानते हैं कि चार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो फोर्स होता है कितना होता है ये बताया कूलम्स ने। तो जो फोर्स है वो कितना होता है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फोर्स डिपेंड ऑन फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दीजिए इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of charges and inversely proportional to distance between them, ये बताया कूलम्स ने फोर्स के बारे में। ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। यानी कि मैं कहता हूँ, मान लो एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर रखा है, एक चार्ज यहाँ पर रखा है, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं। ये इसमें फोर्स लगाएंगे इधर की ओर, इधर की ओर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी R। ठीक है, हम इस डिस्टेंस को चार्ज के सेंटर से नापते हैं। तो अगर मैं फोर्स बताऊं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के, तो ये इनका हो गया प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2। दूसरा बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, R है। डायरेक्ट यहां पर डिस्टेंस का क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इसका भी स्क्वायर रहेगा। ये है आपका कूलम्स लॉ। इन दोनों कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो एक नेट निकल कर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K। हम जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, यानी कि ये हटता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। जब भी हटता है जरूर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर K जो है, K है आपका कूलम्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो प्रैक्टिकली निकाली गई, क्योंकि इसकी जो वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा इन इसके आसपास के मीडियम पर। कैसे मीडियम है, इसके चार्ज की साइज पर डिपेंड करेगा, और इसके आसपास की जो साइज रहेगा इधर की ओर, छोटा है बड़ा है, कहाँ पर है कितना है, पॉइंट साइज रखते हैं एक्चुअली हम, उस पर डिपेंड करता है। तो इसकी जो वैल्यू थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K की वैल्यू है जो निकल के आती है।
9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर इस k के अंदर भी दो टर्म है, एक तो 4 पाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये चार तरफ स्पेरिकल, अपने चार तरफ स्पेरिकल फील्ड बनाते हुए फोर्स लगाता है। चार तरफ स्पेरिकल फील्ड बनेंगी और वो फोर्स लगाएंगी, तो इसलिए इसके आसपास जो स्पेयर बना है तो हम कह सकते हैं स्पेरिकल एंगल बोल देते हैं इसको, या सॉलिड एंगल बोल देते हैं। चार तरफ स्पेरिकल यानी चार तरफ स्पेरिकल फोर्स लगाता है, हर डायरेक्शन फोर्स लगाता है, इसीलिए सॉलिड का एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल से बोलते हैं, वो 4 पाई रहता है। और जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कि मीडियम जो है, जो आपका मीडियम है वो एयर है या फिर कोई ऑयल है, वाटर है, क्या है वो मीडियम? वो मीडियम अपने थ्रू कितनी फील्ड को गुजरने देगा या कितनी फील्ड को वो काट देगा। तो ये दिखाता है कि कोई मीडियम अपने थ्रू जो फील्ड हो रही है, पास कर रही है, उसके थ्रू इसमें फील्ड पास करेंगे ऐसे, उन फील्डों को कितना रोक देता है या काट देता है, वो डिपेंड करती है उस मीडियम की परमिटिविटी के ऊपर। अगर मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो वो फील्ड को अपने थ्रू काट देगा, वो गुजरने नहीं देगा, उनको रोक लेगा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा परमिटिविटी उतनी ही कम फील्ड, और जितनी कम फील्ड उतना ही कम फोर्स। तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हम आगे समझाएंगे। अभी देख लेते हैं कि इन सब के बारे में हम पुट कर लेते हैं इनकी वैल्यू को। बाकी इनके ऊपर हम किस तरह ये काटती है, क्या करती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। ये बन गया आपका कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है, वो ये पूरा फॉर्मूला है। यहाँ पर ये है प्रोडक्ट, ये है डिस्टेंस, ये परमिटिविटी, ये है सॉलिड एंगल 4 पाई, जो कि चार्ज के चार तरफ बनाई गई फील्ड को दर्शाने के लिए हमने यूज किया है। हालांकि सब प्रैक्टिकल निकाले गई हैं, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ये कैसा है, ये वैल्यू, ये सब प्रैक्टिकल निकली गई हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछे आपसे कभी कभी, ये तो है के जो कांस्टेंट है, ये पूरा फॉर्मूला जो है उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। ये जो वैल्यू है वो इस पूरे फॉर्मूले की है, लेकिन कभी कभी आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पूछ लेता है किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसको लर्न कर लेना 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको याद कर लेना, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है और ये आपकी कूलम्ब्स कांस्टेंट के की वैल्यू है। ठीक है, अब लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है, किस किस कंडीशंस के लिए वैलिड है, क्योंकि हम इसको हर जगह वैलिड इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, उस हिसाब से बताया हमको। तो इसीलिए कुछ उसने एजम्पशंस मानी है, या कहाँ कहाँ पर वैलिड होगा वो हम जान लेते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहला, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। यानी कि हम कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हैं। अगर कोई हमारे पास बड़ी बॉडी है,
कोई 3D स्फीयर है या 3D क्यूब है, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे चार्ज आ जाएंगे जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इसीलिए ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज पर लगता है, हम जानते हैं एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज पर जितना लग रहा है वो हमेशा उतना ही लगता रहेगा। अगर कोई तीसरा चार्ज यहाँ पर आ भी गया तो ये तीसरा चार्ज इसके फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि द फोर्स ऑफ ए चार्ज इज इंडिपेंडेंट। द फोर्स लिख देता हूं भी, द फोर्स ऑफ ए चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी एक चार्ज का जितना फोर्स है, मान लो F1 फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर ये F1 फोर्स लगा रहा है, तो ये जो फोर्स है वो हमेशा F1 ही लगाएगा। इनकी सिर्फ अगर ये इनकी जो डिस्टेंस वगैरह है वो बदलेगी नहीं, तो डिस्टेंस फिक्स है, कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, जहाँ पर रखे वहीं पर रखे रहेंगे, तो इस पर जो फोर्स रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पर थर्ड चार्ज आ जाए या कोई और फोर्थ चार्ज आ जाए, इन सब की वजह से इस पे लगने वाले F1 फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि जो ये चार्ज 2 है इसके ऊपर ये सब फोर्स लगाएंगे, तो इसका नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन Q2 बदल जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। नेट फोर्स में चेंज ऑन Q2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये इसकी बात है। ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, ये इसके फोर्स के लिए है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, और ये जो स्टेटमेंट है ये किसी पर्टिकुलर एक चार्ज की बात है जो इसे फोर्स लगा रहा है। उसी तरह जितना फोर्स ये लगा रहे हैं, Q3 पर फोर्स जो लगा रहा है वो भी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये Q4 चार्ज फोर्स लगा रहा है वो भी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा। खुद का अलग अलग फोर्स है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, बट नेट जो फोर्स है वो सबका मिला जुला के आएगा, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेंगे आपके वो रहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये दो टॉपिक में रहते हैं इस टॉपिक के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। और अभी तक अब के लिए इतना काफ़ी है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो आपके दोस्त हैं उन तक पहुँचाएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।